और क्या है ना कि मैं जहाँ आता हूँ वो जोश मुझे बहुत पसंद है। गंभीरता और हास्य और जोश बना रहना चाहिए। किसी का भी इंटरव्यू करिए, साक्षात्कार करिए, साक्षात्कार के बीच बीच में थोड़ा व्यंग और हंसी मजाक होते रहने चाहिए। बहुत गंभीरता से क्या होता है ना, गोबर से खाद बनाने की विधि। तो कम वक्त में ज्यादा प्रोडक्टिविटी। और अब तालियों के साथ इसलिए शुरुआत होती है कि उत्साह, जोश आप लोगों में भी नजर आए और उसके बाद से शुरुआत होती है। तो पंडित जी के लिए क्या कहें, पानीपत के रहने वाले हैं, 40 साल का लंबा अभिनय का करियर है। चाहे टीवी सीरियल्स की बात कर लीजिए या फिर फिल्मों की बात कर लीजिए, और इनको कविता, शेरो शायरी बहुत ही पसंद है। आज सब कुछ इनसे सुनेंगे और बचपन की यादें इनसे जुड़ी हुई थी। चंद्रकांता जब से देखते थे, आप में सब में से मोस्टली लोगों ने देखा होगा। सर 40 साल का करियर, ये दिल्ली, बगल में आप पानीपत, हरियाणा से हैं सर, जोरदार तालियां। मुंबई, यहां का सफर और मुंबई का सफर कम शब्दों में कैसे सर, कैसे पहुंच गए आप अभिनेता, कैसे बन गए, क्या सोचा आपने कि अभिनय में जाना चाहिए, और ब्रेक कहां से मिल गया आपको? सबसे पहले यहां छोटा सा सवाल, उसके बाद सर आपकी कविता पाठ। पता नहीं 40 साल का सफर 4 मिनट में कैसे लोग बोल देते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता है। चीज़ों को पहली पंक्ति जोरदार तालियां। बहुत सिंप्लीफाई करने की आदत है और बड़ा ही डिफाइंड परिभाषाओं में जवाब ढूंढते रहते हैं। सवाल भी कुछ ऐसे ही कर, आप सोचिए पॉसिबल है किसी के लिए? आपकी सोचिए 40 साल उम्र भी नहीं होगी। सर बहुत कम हूँ सर, 26-27। तो शब्दों में कैसे बयान करें? एक एक पल रोज 24 घंटे होते हैं, एक महीना 30 दिन का होता है। जिंदगी कहाँ से कहाँ ले जाती है। कुछ आप कोशिश कर रहे होते हैं, कुछ हवा, पानी, मट्टी ये सब कर रहे होते हैं, धूप। नियति थी शायद ये, मुझे यही करना था। और वैसे मुझे कुछ और आता नहीं है ना, कोशिश भी की तो मैंने पाया मैं और कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मैं अभिनय करने की कोशिश करता हूं। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। ये बड़प्पन है सर का, इनको बहुत कुछ आता है, अभी ये बताएंगे कैसे और आप समझेंगे कैसे। एक मशहूर अभिनेता को, इतने बड़े अभिनेता को रंगमंच, टीवी सीरियल्स, बॉलीवुड, तमाम आपने हिट फिल्में दी हैं, लगान से लेकर तनु वेट्स मनु, किस किस की बात करें, और वहाँ से कविता कहन पठन में आप कैसे आ गए? और हम अर्ज करेंगे आपकी पसंदीदा कविता अगर कुछ गाकर और कहकर आप सुनाएं तो दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा। सुनना चाहेंगे सर? एक्चुअली कविता तक कैसे पहुंचा, वो शायद नाटक के कारण ही पहुंचा। मैं कभी साहित्य का आदमी, साहित्य का विद्यार्थी नहीं रहा। मैं तो साइंस का स्टूडेंट था। मगर दरअसल मैं किसी भी पढ़ाई में ना अच्छा था ना मज़ा आता था, बहुत बोर होता था क्लासेस में, कॉलेज में। क्या टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो ऊपर से गुजर जाता था, समझ ही नहीं आता था क्या बोल रहे हैं, किस दुनिया की, कोई केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, कोई फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, ये क्या है, आपका मन ही नहीं लगता है। मैंने ये पाया कि जब जब कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, प्राइमरी स्कूल में नाटक में होते थे तो बड़ा मज़ा आता था। और ज़िंदगी मुझे वही मेरा, मैं भाग्यशाली हूँ कि शौक़ ही मेरा प्रोफेशन बन गया। अगर ये ना बनता तो मैं कहीं नहीं होता, क्योंकि मुझे और कुछ आता नहीं है, तो ये होना ही था। इस तरह से मैं एक्टर हूँ। और फिर वो एक्टर की यात्रा करते करते दिल्ली नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आ गए। ड्रामा से 10 एक साल यहीं दिल्ली में, इसके आसपास लखनऊ, भोपाल, उज्जैन, चंडीगढ़, कुरुक्षेत्र, यहाँ सब काम करते करते 10-12 साल थिएटर करने के बाद, NSD से पास करने के बाद मैं बॉम्बे चला गया। एंड गॉड हैज़ बिन ग्रेट। और ये जो आपने पूछा कविता की तरफ, तो नाटक के थ्रू ही, क्योंकि अच्छी बात है कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में जो नाटक पढ़ाए गए और जो शिक्षा शुरू हुई, उसके अंदर वो सारा साहित्य से जुड़े हुए नाटक होते हैं। तो उससे साहित्य या नाटकों का साहित्य पढ़ने का मौका मिला, उनसे जुड़ने का मौका मिला। और जब जब उनमें कुछ ऐसे नाटक किए जो
कविता प्रधान थे, काव्य नाटक थे, जैसे कि अंधा युग। तो वो लगा बड़े दिल के करीब हैं, तो कविता की तरफ रुझान बढ़ा। और धीरे धीरे अभी मेरा शौक एक्टिंग तो मतलब है ही है, मेरी रगों में, मेरे खून में मज़ा आता है मुझे, एक्टिंग का मज़ा लेता हूँ मैं। स्टार वटार नहीं हूँ, ना मैं बनना चाहता हूँ, मगर मैं आप एक्टिंग। स्टार हैं सर, आप स्टार हैं। ओ इट्स ओके, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एक्चुअली, क्योंकि मुझे लगता है उन चीज़ों को हमने कुछ ज़्यादा अहमियत दे दी है शो बिजनेस के कारण। ठीक है वो अपनी जगह, मगर मुझे मज़ा आता है, आई लव एक्टिंग। लेकिन अल्टीमेटली मैंने ये पाया कि सारा कुछ एक रचनाकार की प्रोडक्ट है, मैं सिर्फ माध्यम हूँ उस राइटर का जो नाटक लिखता है या सिनेमा लिखता है। तो जितना अच्छा टेक्स्ट होगा, जितनी अच्छी राइटिंग होगी नाटक की, फिल्म की, डायलॉग की, उतना ही अच्छा जाहिर है काम होगा। हम सिर्फ माध्यम हैं, एक्टर, और मेरा एक्टर उस पर हावी नहीं होता, वो रचना हावी होती है, और मैं उसको जिंदा करने की, उसमें जान डालने की अपनी कोशिश करता हूँ। लोग पसंद करते हैं, गॉड इज ग्रेट। तो सर जब बात छिड़ गई है तो आपकी पसंदीदा रचना कुछ हो जाए सर। मैं क्या सुनाऊं, मैं तो बहुत इतनी कविताएं आजकल, क्या अब कविताएं क्यों, मैं वो करता हूँ, कविताएं करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है मेरे एक्टर को पूरी मेरी प्यास, मेरी भूख, जो काम मुझे मिलते हैं, जिस तरह के पात्र अब तक करता रहा हूँ, जिनमें बहुत अच्छे, बहुत पसंद भी किए गए, मगर वो काफ़ी नहीं है। मेरी भूख वो शायद बहुत ज़्यादा है। तो मैंने पाया कि कविता उसके बहुत करीब है, जो मेरी भूख को शांत करती है। अपने शौक़ के लिए, अपनी प्यास और भूख को तृप्त करने के लिए मैं कविताओं का पाठ करता हूँ, और वो लोगों को बहुत पसंद आने लगा है। इस बहाने ये हुआ है कि बहुत सारी कविताएं उन लोगों तक पहुँचने लगी हैं जिनको कभी साहित्य से, किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। ये मुझे लगता है एक अपने आप में अदरवाइज भी एक सार्थक काम है कि एक ऐसा तबका तैयार हो रहा है, वो कि कितनी अच्छी गहन बातें हैं साहित्य में और कविताओं में, तो वो एक अच्छी बात है। मैं कविताएं पढ़ता हूँ, याद बहुत कम रहती हैं, क्योंकि जो काम है उसको तो याद करता हूँ, डायलॉग्स को, इनको मुझे याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो मैं कविता पाठ करता हूँ। आप जो कहेंगे ऐसी बहुत सारी कविताएं हैं, मुझे समझ नहीं आ आपकी रहा। पसंदीदा जो भी आपको अच्छा लगे। मेरी तो दरअसल मैं अगर कोई पढ़ता हूँ तो मैं अपनी पसंद के अलावा मैं कोई काम नहीं करता हूँ। जो मुझे पसंद है, जो मुझे मजबूर करती है कविता कि आप इसको पढ़िए। इस वक्त कौन क्या सी कर रहे हैं कविता आप? मैं सिर्फ मजबूर वही कर रही है आप? कविताएं पढ़ता हूँ। आपको कुछ बानगी, मैं एक दो कविताएं आपको सुनाता हूँ, आपको अच्छी लगे अच्छी बात है, नहीं भी अच्छे लगे तो क्या, मैं तो करता रहूँगा, आप सुने ना सुने आपकी मर्जी है। तालियां बजनी चाहिए, अच्छा ही लगेगा। तालियां कहकर बजवाई तो क्या तालियां बजी भाई, इस बात पर भी तालियां होनी चाहिए। हर आदमी बोलता ही रहता है तालियां, वो लोग बजाने लगते हैं। खैर मैं कोशिश करता हूँ कुछ एक कविताएं आपको, पता नहीं आपको, क्योंकि ये सब मेरी अपनी पसंद की कविताएं हैं। पहली कविता मैं आपको सुनाता हूं मुक्तिबोध की। बहुत बड़े कवि हुए हैं। आपने जैसे ही नाम लिया वहां से आहा की आवाज आई। सर उधर संगीत चल रहा है, लेकिन यहाँ आपको सुनने के लिए सब चार लोगों की आह की आई होगी, बाकी का किसका क्या क्या मुक्तिबोध। मगर ये साहित्य का मेला है तो उम्मीद करता हूं कि ज्यादातर लोगों को मालूम होगा। इस कविता का शीर्षक है मीठा बेर। बेरी का झाड़ होता है तो मीठा बेर। हजारों फ्लैश लाइटें, रेखाएं सुदूर मेघों पर तुम्हारी कविताएं लिखती हैं। रंगीन अक्षरों में तुम्हारी कविताएं लिखती हैं। हजारों फ्लैश लाइट रेखाएं, हजारों फ्लैश लाइट रेखाएं जो तुमने मंगाई हैं दूर स्थित देशों से प्रकाशन के लिए, तुम्हारी कविताएं लिखती हैं। वो निधि हैं तुम्हारी, किंतु सच जान लो कि निधि तुम्हारी ये फ्लैश लाइटें और उनका विश्व प्रभावी
ये रौब-दाब यहीं रह जाएगा और अपने ही जीते जी तुम यहीं मर जाओगे और द्युति अक्षरों में लिखा हुआ रश्मि काव्य तुम्हारा यहीं बुझ जाएगा। न तुम रहोगे न वो तुम्हारा शोर, गर्म व धूल भरी दोपहर के उभार का दुकूल। मैं भी मर जाऊंगा, मैं भी मर जाऊंगा नामहीन, फिर भी पुष्ट दर पुष्ट, पीढ़ी दर पीढ़ी की देह में शिराओं में लाल लाल खून बनकर मैं बहता रहूंगा प्रकाशमान लाल रक्त नामहीन। कारण कारण के राह पर खड़ा एक जंगली व कटीला व्यक्तित्वहीन मीठा बेर झाड़ हूं मैं। पत्थर मार मार कर मुझे खाया गया है, मुझे तोड़ा गया है क्रूरता से, और मेरे बेरों को बच्चों ने, राहगीरों ने, बूढ़ों ने, स्त्रियों ने बहुत बहुत पसंद किया है। और इस तरह मैं उनके खून में बसा हूं। बेरों में इकट्ठा सारी ज्ञान राशि रस लाखों लोगों की रगों में बह रहा है, वीर्य बनकर ओजस बन गया है। मुझे निजत्व प्रकाशन हित फ्लैश लाइटों या मेघों की जरूरत नहीं है। मुझे निजत्व प्रकाशन हित फ्लैश लाइटों व मेघों व व्योम की जरूरत नहीं है। मैं स्वयं का प्रकाशन नहीं करता, मैं तो सिर्फ फैलता हूं, बहता हूं आपके खून में। क्यों? क्योंकि मैं एक बेर का झाड़ हूं, जंगली, कंटीला, किंतु मीठा। एक और कविता मैं आपको सुनाता हूं, राही मासूम रजा की कविता है। काफी पहले लिखी गई है, लेकिन आज कितनी मौजू है आप देखिए। मेरा नाम मुसलमानों जैसा है, मुझे कत्ल करो और मेरे घर में आग लगा दो। मेरा नाम मुसलमानों जैसा है, मुझको कत्ल कर दो, मेरे घर में आग लगा दो, मेरे उस कमरे को लूट लो जिसमें मेरे बयान जारी हैं और जिसमें मैं तुलसी की रामायण से सरगोशी करके कालिदास के मेघदूत से ये कहता हूं कि मेरा भी एक संदेश है। मैं सरगोशी करके कालिदास के मेघदूत से ये कहता हूं, मेरा भी एक संदेश है। मेरा नाम मुसलमानों जैसा है, मुझे कत्ल कर दो, मेरे घर में आग लगा दो, लेकिन मेरी रग रग में गंगा का पानी दौड़ रहा है। मेरे लहू से चुल्लू भरकर, मेरे लहू से चुल्लू भरकर महादेव के मुंह पर फेंक दो और उस योगी से जाकर कह दो कि महादेव अब इस गंगा को वापस ले लो। महादेव अब इस गंगा को वापस ले लो, ये जलील तुर्कों के बदन में गाढ़ा लहू बन के बह रही है, इसे वापस ले लो। इसलिए मैं कविता को पसंद करता हूं। इसे पसंद करने के लिए मेरे शायद माध्यम से आप तक पहुंची है तो आपको पसंद आ रही है, बट आप देखिए इसमें क्या है जो हर एक को पसंद आएगा। अच्छी चीज दुनिया में मैं ये मानता हूं हर एक को पसंद आती है, तो ये इतनी शाश्वत बात करती है। कविता से ज्यादा मुझे नहीं लगता साहित्य में, कलाओं में, दूसरी प्रदर्शनकारी कलाओं में बहुत थोड़े से शब्दों में इतनी गहन बात करती है कविता। मुझे तो 70 वर्षों के या कम से कम 50 वर्ष का तो मेरा इस लाइन का करियर है। मैंने 72 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से
ग्रेजुएशन किया था। 50 वर्षों में इससे ज्यादा मुझे कोई सशक्त, दिल को छू जाने वाला, उतर जाने वाला आपकी रगों में, उससे कोई सशक्त माध्यम मुझे नहीं मिला। एक और कविता मैं आपको सुनाता हूं। जी, इस कविता को लिखा है। और उतने शोर के बीच ये खामोशी, आप सर, सब लोग आपको सुन रहे बहुत ही ध्यान से, नहीं शिद्दत सुनेंगे के तो साथ। मेरा यहाँ होना बेकार है। सुन। और वाकई मेरी दरख्वास्त है, नहीं अच्छा लग रहा है आप प्लीज इसलिए मत सुनिए कि मैं कुछ कह रहा हूं। मैं एम नोबडी। ये हैं जिन्होंने लिखी है राही मासूम रजा या मुक्तिबोध। ये सुनिए, एक कविता मैं पढ़ रहा हूं, खूबनाथ इनका नाम है। कविता का शीर्षक है धरती के अभिशप्त। देखिए क्या लिखते हैं। धरती की लाखों महानतम प्रतिभाएं अनवरत, शोधरत, प्रयासरत, अभ्यासरत हैं कि धरती को कैसे खुशहाल बनाया जाए। धरती की लाखों महानतम प्रतिभाएं अनवरत, शोधरत, प्रयासरत, अभ्यासरत हैं कि धरती को कैसे खुशहाल बनाया जाए, मनुष्य को कैसे बचाया जाए जानलेवा बीमारियों से। धरती की पूरी आबादी को 2 वक्त की रोटी नसीब हो, पीने को साफ पानी मिले, सर पर छत हो, हाथों को काम मिले। दुनिया भर की सरकारें 2 वक्त की रोटी नसीब हो, पीने को साफ पानी, सर पर छत, हाथों को काम मिले। दुनिया भर की सरकारें करती हैं बैठकें, बनाती हैं कानून, चिंता करती हैं धरती और आसमान की भी, फिर भी दुनिया भर की सरकारें करती हैं बैठकें, बनाती हैं कानून, चिंता करती हैं धरती और आसमान की भी, फिर भी एक दिन बरसती है आग आसमान से और वो सब कुछ जलकर खाक हो जाता है जिसकी फिक्र दुनिया भर के फिक्रमंदों को है। पर किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वे अपनी ही फिक्र में डूबे रहे, दवाइयों की खोज करते रहे और एक अस्पताल में सैकड़ों लोग यूं ही मार दिए गए। लाखों भूखे प्यासे घायल, बूढ़े बच्चे औरतें अपनी दुनिया समेटे एक और दुनिया की तलाश में निकल पड़ते हैं और राह में ही मारे जाते हैं और किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ा। सरकारें बैठकों में, वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में, विद्वान बहसों में उसी तरह डूबे रहे क्योंकि उनके सामने पूरी धरती की बेहतरी का सवाल था। और जो लोग मारे जा रहे थे शायद वे धरती में शामिल ही नहीं थे। क्यों? क्योंकि सभ्यता के आरंभ से उनके नाम फिलहाल धरती का कोई टुकड़ा नहीं था, और था भी तो बेदर्दी से रगड़कर गिरा दिया गया था, मिटा दिया गया था। धरती पर उन्हीं की गिनती होती है, धरती के किसी छोटे से टुकड़े पर जिनके नाम दर्ज होते हैं। इसीलिए धरती के फिक्रमंदों को उनकी फिक्र नहीं होती, उनके बच्चे धरती के बच्चे नहीं होते, उनकी औरतें धरती की औरतें नहीं होती, उनके सवाल धरती के सवाल नहीं होते, वो सिर्फ धरती का श्राप ढोते हैं। बताइए क्या सुनाऊं, क्या छोड़ूं? मेरे पास तो एक कविता सुनिए। रंजीत वर्मा ने लिखा है, क्या गांधी माओवादी थे?
क्या गांधी माओवादी थे? माओवाद बाद में आता है, पहले भूख आती है, दमन आता है। माओवाद हमेशा बाद में आता है। पहले गैर बराबरी आती है, नाइंसाफी आती है, हत्याएं आती हैं, पुलिस आती है, माओवादियों को तलाशती, फिर माओवाद आता है। पहले पुलिस आती है, माओवादियों को तलाशती, फिर माओवाद आता है। और अंत में जुल्म की इंतहा माओवाद पैदा करती है, जुल्म की इंतहा दीनता भी पैदा करती है। अगर दीनता अपराध नहीं है तो माओवाद कैसे अपराध हो गया? सह लेना कायरता है और नहीं सहना प्रतिरोध। कायरता की हिंसा जायज है, पर प्रतिरोध की हिंसा नहीं। क्यों? गांधी ने कहा था, कायरता और हिंसा में से मुझे यदि एक को चुनना है, गांधी ने कहा था, हिंसा और कायरता में से अगर मुझे किसी एक को चुनना है तो मैं हिंसा को चुनूंगा। तो क्या गांधी माओवादी थे? और जिसने गांधी को गोली मारी, क्या उसने गांधी को माओवादी समझकर गोली मारी? या फिर गांधीवाद भी है एक वजह इस देश में हत्या की? एक और कविता। टाइम है? बिल्कुल टाइम है सर। जनता को आप समझ सकते हैं, सब बहुत इत्मीनान के साथ, सब्र के साथ सुन रहे हैं और सुनना चाह रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ तंज के साथ बहुत सवाल भी अपने खड़े कर दिए। मैं कविता आपको 2 घंटे तक सुनाता रह सकता हूं, आप थक जाएंगे। सर कह रहे थे कि मुझे अभिनय के अलावा कुछ पता ही नहीं, इसलिए कह रहे थे कि बोलकर ताली बजवाई तो क्या बजाई, मतलब। और आप लोगों के लिए भी ताली बनती है। म्यूजिक चल रहा है, लेकिन ये है इनकी खासियत, ये है शख्स, और जितनी तारीफ अनिल करमेले एक कवि हैं, अपनी तारीफ नहीं सुनते ये, जिनका कविता का शीर्षक है राहत। अचानक एक दिन पता चलता है कि हमारे भीतर बची हुई मनुष्यता अंधे कुएं में जा गिरी है। एक दिन अचानक पता चलता है कि हमारे भीतर बची हुई मनुष्यता अंधे कुएं में जा गिरी है। आंखों की शर्म दलाली में बदल गई है, मुस्कान एक धारदार छुरे में, और विचारों की पवित्रता धर्म के धंधे में अवसर तलाश रही है। सर के नीचे मजे का तकिया लगाकर किसी भी स्त्री को संभोग के लिए पाने की गलीज ख्वाहिश पवित्र महत्वाकांक्षा में बदल गई है। और एक सुबह हम फूलों को देखकर प्रसन्नता से भर उठते हैं, और ठीक उसी समय अखबार में पाते हैं कि एक समय निशब्द थरथराते आलिंगन सौदेबाजी में बदल गए हैं। और हमें पता ही नहीं चलता कि नीचता धीरे धीरे पुण्य में बदल रही है। और एक दुखी, बलात्कृत, जलती हुई स्त्री को देखना एक ऐतिहासिक अवसर में शामिल हो गया है। ये कविताएं वो हैं जो खुद हमें हमारी आंखों में नंगा करती हैं, हमें झांकने पर मजबूर करती हैं कि हम कितने मनुष्य रह गए हैं इस बाजारवाद में। क्या ये हमारी मजबूरी है या हमारी चॉइस है? ज्यादातर मुझे ऐसा लगता है मजबूरी कम होती है, हमारे लालच, आसपास की चकाचौंध की दुनिया को देखकर उस सब को पाने की, उस सब को जीने की जो इच्छा है, वो इसके पीछे है।
जीने की मजबूरी नहीं है ये। कुछ देर को हमारी संवेदनाएं कर इस तरह की कविताएं या कहानियां या कुछ भी पढ़कर जागती हैं, थोड़ी बात धीरे धीरे हमें नींद आने लगती है और हम चादर ओढ़ कर सो जाते हैं। कविता कुछ देर को ही सही एक बेहतर मनुष्य बनाने की कोशिश करती है। चाहे तो हम उधर चल दें और चाहे तो ठीक है भाई। खैर, तो इस कविता को पूरा करता हूं, सॉरी। हम अपराधियों को सम्मान देते हैं, उन्हें चुनते हैं अपना नुमाइंदा, शोषक को करते हैं झुककर नमस्कार, राष्ट्राध्यक्षों और मस्खरों के शर्मनाक बयानों पर हंसते हैं और ऊंचे ऊंचे चरित्रों को ऊंचाई से गिरता देखते हैं और अपनी गिरावट पर हम राहत महसूस करते हैं। आज की इस दुनिया में सबसे ज्यादा किसी चीज को ठेस पहुंची है, सबसे ज्यादा उसका मूल्य गिरा है, तो वो भावनाएं हैं। हम भावनाओं का लास्ट हमारा वो क्या कहना चाहिए, प्रायोरिटी है। उसको छुपा देते हैं, हर एक के अंदर होती है। ऐसे नहीं कि मैं कुछ बहुत सेंसिटिव आदमी हूं, आप नहीं है, सब हैं, बराबर के हैं, एक दूसरे से ज्यादा हैं, लेकिन वो हमारी जीवन की लास्ट प्रायोरिटी हो गई है। उसी पर एक कवि लिखता है कि गली में भटकता हुआ आवारा कुत्ता होती हैं भावनाएं, उधर से गुजरता हुआ कोई राहगीर पत्थर मार देता है और तत्काल बेचारी आहत हो जाती हैं। गोदाम में पड़ा हुआ रूही का गट्ठर होती हैं भावनाएं, कोई चिंगारी कहीं से आती है और कुंद दिमागों के गोदाम में भावनाएं सुलगने लगती हैं। भूसे का ढेर होती हैं भावनाएं और बिना बुझाए फेंक देता है कोई बीड़ी का बचा हुआ टोटा और अफवाहों की हवाएं भावनाओं को भड़का देती हैं। एक 5 साल की उम्र में तनी हुई रस्सी पर चलने का कर्तव्य दिखाती बच्ची को देखकर आहत नहीं होती किसी की भी मंद बुद्धि भावनाएं। 5 साल की उम्र में तनी हुई रस्सी पर चलने का कर्तव्य दिखाती बच्ची को देखकर आहत नहीं होती किसी की भी मंद बुद्धि भावनाएं। कलाकार बलात्कार पीड़िता से बेहुदा सवाल करते वकील को सुनकर नहीं सुलगती नशे में मस्त धर्मांध लोगों की छिछली भावनाएं। 1 साल से भी ज्यादा आंदोलित किसानों को देखते और 72 किसानों की अकाल मृत्यु से नहीं भड़की किसी नेता की भावनाएं उस क्रूर काल में भी। राजनीति हो रही है भावनाओं की। बाजार में बिकने को रखी हैं भावनाएं, और नहीं बिकी तो सड़ गई, तो आहत होने लगती हैं भावनाएं। दुर्गंध मारती संकीर्ण भावनाओं के इस छद्म काल में मैं सद्भावनाएं ढूंढ रहा हूं। मैं सद्भावनाएं ढूंढ रहा हूं, लेकिन वे दूर दूर तक नहीं मिल पा रही हैं। धन्यवाद। आप बंद कर देंगे? छोटे छोटे 2 सवाल थे सर जी। जो लोग सुनने आए हैं और जो लोग देख रहे हैं टेलीविज़न के माध्यम से और जो देखेंगे सोशल पे भी। जो बच्चे अभिनय के क्षेत्र में जाना चाहते हैं उनके लिए आपके टिप्स क्या हैं? जो बच्चे अभिनय के क्षेत्र में जाना चाहते हैं या मुंबई का रुख करना चाहते हैं उनके लिए आपके टिप्स क्या हैं? मेरे पास कोई सफलता की कुंजियां नहीं है।
आप विश्वास नहीं करेंगे, एक्टर्स, अभिनेता ऐसे ऐसे हैं 60 साल 70 साल के भी, जो 40 50 साल से बंबई में हैं, काम कर रहे हैं, काम की तलाश कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, और उनके ख्वाब लेकिन नहीं टूटते। उनको लगता है मेरे मतलब का रोल अब तक शायद अब मिल जाएगा मुझे। तो मैं सोचता हूं क्या है पीछे, और वो एक से एक बेहतर एक्टर हैं, आप विश्वास कीजिए। वो सामने नहीं आ पाता आपके, क्योंकि उन्हें मौका नहीं मिलता कि वो अपनी कला को आपके सामने पेश कर सके। और मौका तलाशना अभिनय नहीं है, उसका ताल्लुक बाजारवाद से है, उसका ताल्लुक मार्केटिंग से है, उसका ताल्लुक संयोग से भी है, और हमारे मुल्क में उसका ताल्लुक निश्चित रूप से किस्मत से भी है। तो मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हां, एक्टर मतलब क्या? हम तो उन एक्टर उनको मानते हैं जिनको हम बड़े पर्दे पर बड़ा रोल करते हुए, हीरो का रोल करते हुए देखते हैं। वो हैं, वो वही बनना चाहते थे और वो वहां हैं। हर कोई एक्टर नहीं बनना चाहता। दरअसल आंखों में सपने जो हैं, सितारे, उन्हीं स्टार्स के होते हैं। मगर कुछ लोगों को अपने काम से भी प्यार होता है, उसका मजा लेने लगते हैं। तो आपको पहले तो वो तय करना है मुझे करना क्या है, और वो धीरे धीरे रहते हुए, काम करते हुए पता चलता है। खुद को ही नहीं पता चलता कि हम एक्चुअली चाहते क्या हैं। वैसे ये सिर्फ एक्टिंग की बात नहीं है, मुझे लगता है ज़्यादातर हम लोग जिस तरह के परिवेश में, हालात में रह रहे हैं, हम नहीं जानते हमें क्या चाहिए। वो लकी लोग हैं जो जानते हैं प्रिसाइजली हमें क्या चाहिए। मुझे नहीं मालूम था क्या चाहिए। मुझे इतना मालूम था कि मैं बस नाटक में मजा आता है, सिर्फ मैं वही कर सकता हूं, वही करूंगा। और वो इतना मजा आने लगा, मुझे लगता है अगर अच्छा काबा किसने कर लिया तो अगले दिन या उस रात को आपकी मौत भी हो जाए तो ठीक है। क्योंकि जब आप उस लेवल पर चीजों को एंजॉय करने लगते हैं अपने लिए, क्योंकि अगर मैं अपने लिए अच्छा काम कर रहा हूं 100% आपको पसंद आएगा। क्योंकि ऐसा नहीं है मैं कोई खास हूं, अच्छी चीज हर एक को अच्छी लगती है। और अगर वो दिल से मैं करता हूं, मेरे दिल को पसंद है, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि वो आपके दिल को पसंद ना है। सर पे चढ़ के बोलती है कला। तो हर एक का किसको क्या बनना है वो तय करना है। और कोई भाई फॉर्मूला तो है नहीं, फॉर्मूला 44 आपने पिला दिया, जन्म घुट्टी और वो एक्टर बन गया। मैंने बताया ना 50 साल भी स्ट्रगल करते हैं। मगर एक कमाल की हमारी लाइन में एक चीज़ है जो ज़्यादातर दूसरे विधाओं में जिंदा रहते हुए इंसान बूढ़ा होने लगता है, हमारी लाइन में जब तक उसका सपना बाकी है वो जिंदा रहता है। क्या बात है, क्या बात है। इन्हीं लाइन के साथ सपने देखना नहीं छोड़ता आदमी, और मुझे लगता है वही जिजीविका का अल्टीमेट ताकत है। लास्ट में पेशेंस, जो सर का सार है, पेशेंस और आपकी काबिलियत, सब शुभ होगा। और जहां तक मोटिवेशन एक्टिंग का सवाल है, एक्टिंग तो आप सारी उम्र सीखते रहे, तब भी इतना कुछ है कि आप कोशिश ही तो है कि मैं रियल किसी के लिखे हुए किरदार को रियल करूं। वो कोशिश है, वो कोई 100% पूरी नहीं होती, मगर हाँ कभी कभी कुछ क्षणों में लगता है हाँ मैंने वो पा लिया, और वो लगता है हाँ। और इसी के साथ राजेंद्र जी, जो हम लोगों को वक्त दिया गया था, टाइम से लिख दिया गया है और हमारे साथीगण आ चुके हैं और सेशन की शुरुआत होगी अगले। बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी पेशेंस से आप लोगों ने मुझे सुना और कविता जैसी चीज को सुना। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सर के लिए जोरदार बहुत 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 आभारी है। थैंक यू सर, आप यहाँ पर आए और इस मंच को आपने और मजबूत किया। आपका बहुत आभार तहे दिल से। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर।